नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसके हम 50 क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल में जानने की कोशिश भी करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है आपको हेल्प मिल सके। पिछली कल हमने एक कंप्लीट पेपर डिस्कस किया था क्लैरिकल का, आज एक और पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। सबसे पहले है एचपीजीके का सेक्शन। यहाँ पर हर एक सेक्शन को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट दी हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यालय जो है सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन बी जो है वो केलोंग सही आंसर है। केलोंग जो है ऐसा हेडक्वार्टर है जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर स्थित है। लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग। अच्छा, इसी तरह कांगड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? धर्मशाला में है। सिरमौर का हेडक्वार्टर नाहन में है और रिकांगपियो किन्नौर का जो है रिकांगपियो में हेडक्वार्टर है। ये सब क्वेश्चन आप याद रखिए हेडक्वार्टर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछते हैं कुगती पास कनेक्ट लाहौल विद। तो कुगती दर्रा जो है वो लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? कुगती दर्रा लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। ऑप्शन सी भरमौर जो है वो सही आंसर है। अब कुछ ऐसे दर्रे जो लाहौल स्पीति को जो है वो अलग अलग जगहों से जोड़ते हैं, उनके बारे में एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि लालूनी दर्रा जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। उसी तरह जो है एक और दर्रा है जो कि लाहौल को भरमौर से जोड़ता है, ये है छोबिया दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और साच दर्रा जो है वो किसको? चंबा को पांगी से जोड़ता है। और दराती दर्रा ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। तो ये भी दर्रे आप याद रखिए साथ में। आगे 123 में पूछा गया है वशिष्ठ हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा जो है वो स्थित है? तो गर्म पानी का चश्मा वशिष्ठ कहाँ पर स्थित है? ये ऑप्शन डी कुल्लू में स्थित है। कुल्लू में और कौन कौन से गर्म पानी के चश्मे स्थित है? मणिकर्ण कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। वशिष्ठ कहाँ पर है? कुल्लू में स्थित है। खीर गंगा कहाँ पर है? खीर गंगा भी कुल्लू में है। चैडविक कहाँ पर है? चैडविक शिमला में है। भागसुनाथ कहाँ पर है? भागसुनाथ कांगड़ा में है। और लुनानी कहाँ पर है? ये भी कांगड़ा में है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, इनको आप याद रखिए। आगे पूछा गया है चुहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो चुहार वैली है ये कहाँ पर स्थित है? चुहार वैली मंडी में स्थित है। चुहार वैली मंडी में स्थित है। और चुराह वैली जो है वो चंबा में स्थित है। इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बसपा वैली को सांगला घाटी भी कहा जाता है, सांगला वैली भी कहा जाता है। और कियातुन घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक है। 125 में पूछा गया है वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास इज। तो ब्यास नदी का जो है वो वैदिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। वैदिक नाम है इसका अर्जिक्या वैदिक नाम है इसका। कालिंदी यमुना का वैदिक नाम है। और अस्किनी किसका वैदिक नाम है? चेनाब का वैदिक नाम अस्किनी है। ये सब क्वेश्चन भी याद रखिए। 126 में पूछा गया है कराली लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो कराली लेक है ये किस जिले में स्थित है? तो कराली लेक शिमला में स्थित है। ऑप्शन डी शिमला इसका सही आंसर होगा। शिमला में देखिए ये कराली लेक स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए चंद्रनाहन झील कहाँ पर है? चंद्रनाहन झील भी जो है वो शिमला में स्थित है। और तानू जुब्बल झील कहाँ पर है? तानू जुब्बल झील भी जो है वो शिमला में स्थित है। गढ़ कुफर झील भी शिमला में स्थित है। कराली झील के बारे में आपको पता चल गया। तो ये झीलें शिमला में स्थित हैं। 127 देखिए यहाँ पर पूछा गया है द बैटल ऑफ नदौन फाउट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड मुगल अंडर द अलीफ खान इन विच ईयर। तो ये बैटल ऑफ नदौन हुई थी ये राजा भीमचंद के बीच में हुई थी। भीमचंद उस टाइम कहलूर के राजा हुआ करते थे और मुगलों का नेतृत्व जो था वो अलीफ खान कर रहे थे। तो 127 का ऑप्शन डी 1691 में ये बैटल हुई थी। कंफ्यूज मत होइएगा, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। तो 1691 इसका सही आंसर है। 128 में पूछते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त का प्रांत कब बना था? तो 128 का जो है वो ऑप्शन है 1948 जो है वो सही आंसर है। 1948 में जो था ये मुख्य आयुक्त का प्रांत बना था। अगर पूछा जाए हिमाचल पार्ट सी स्टेट कब बना था तो ये कब बना था? 1951 में। यूनियन टेरिटरी कब बना था? 1956 में। 1956 से लेकर 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा। और बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 129। एक और चीज़ है, अगर आप चाहें तो कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं इन 50 क्वेश्चन में से ठीक हुए। 50 या फिर 50 से 2-3 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर सकते। तो 2-3 जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें से आप बताइएगा कि आपके कितने सही हैं। आगे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने प्रशासनिक प्रभाग हैं? तो क्वेश्चन नंबर 129 का ऑप्शन बी 3 जो है वो सही आंसर है। 3 प्रशासनिक प्रभाग हिमाचल प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 12। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 68। और सबसे अधिक विधानसभा की सीटें कहाँ पर हैं? सबसे अधिक विधानसभा की सीटें जो हैं वो कांगड़ा में है
15। उसके बाद किसका नंबर आता है, मंडी का, मंडी में 10 है। उसके बाद शिमला का नंबर आता है, शिमला में 8 है। तो ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए। आगे पूछते हैं 130 में, द फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बच्चों को हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया है सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना जो था वो राजा रसालू के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसमें कन्फ्यूज मत होइए, राजा रसालू ने जो था वो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। आगे देखिए 131 में पूछते हैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ उहल 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज। तो ये जो उहल 3 परियोजना है इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो उहल 3 परियोजना को हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो सही आंसर है। अब उहल 3 परियोजना जो है इसको स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एग्जीक्यूट करता है। कमेंट करके बताइए कि उहल जो है वो किसकी सहायक नदी है और उहल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में स्थित है। कल ही हमने एक क्वेश्चन, जब हमने एक डिटेल में पेपर डिस्कस किया था कंप्लीट क्लैरिकल का पेपर, उसमें क्या पूछा गया था, अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये भी कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपने कल की वीडियो देखी है और भी अगर हमारी वीडियोज़ देखी हैं तो आपको पता होगा कि ये अरनी यूनिवर्सिटी कहाँ पर पड़ती है। 133 में पूछा है विच वॉज द फर्स्ट बैंक इन शिमला। तो शिमला का पहला बैंक कौन सा था। शिमला का पहला बैंक था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अलायंस बैंक ऑफ शिमला जो है पहला बैंक था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम जो था वो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 134 में पूछते हैं धरती है बलिदान की बुक इज रिटन बाय। धरती है बलिदान की किताब जो है वो किसने लिखी थी। ये किताब जो था वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए शांता कुमार जो है वो सही आंसर है। शांता कुमार के द्वारा और कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं, एक तो मृग तृष्णा किताब इनके द्वारा लिखी गई है, लाजो किताब इनके द्वारा लिखी गई है, राजनीति की शतरंज किताब जो है ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये शांता कुमार की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, पूछा गया है कि भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड एट। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है, चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1908 में जो था इसकी स्थापना की गई थी। 1908 याद रखिए। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंबा रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो चंबा रियासत के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछते हैं 136 में विच इज कॉल्ड द मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर किसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर किसको कहा जाता है। 136 का ऑप्शन डी लोथल जो है वो सही आंसर है। लोथल जो है कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ये भी याद रखिए गुजरात में लोथल पड़ता है। उसी तरह धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, धौलावीरा भी गुजरात में ही पड़ता है। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है, रोपड़ तो पंजाब में पड़ता है। और बनवाली कहाँ पर पड़ता है, बनवाली हरियाणा में पड़ता है। ये सभी इंडस वैली साइट्स हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है इंडस वैली साइट कहाँ पर पड़ती है। आगे 137 में पूछते हैं महाभारत किसने लिखा था। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी वेद व्यास के द्वारा महाभारत लिखा गया था। तो आगे 138 क्वेश्चन देखिए। 138 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है हु इज नोन एज सेकंड अशोका। तो सेकंड अशोका, द्वितीय अशोक किसको कहते हैं, ये कनिष्क को कहा जाता है। ऑप्शन ए कनिष्क इसका सही आंसर है। आगे पूछा है 139 में बृहदेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है। 139 का जो है वो ऑप्शन बी तंजौर जो है वो सही आंसर है। तंजौर में पड़ता है ये बृहदेश्वर मंदिर। 140 में पूछते हैं दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन। तो पहली पानीपत का जो युद्ध था वो किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। अच्छा, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में ये बैटल कब हुई थी, 1526 में। और दूसरी कब हुई थी, 1556 में हुई थी। और तीसरे नंबर की बैटल कब हुई थी, 1761 में जो था वो तीसरी बैटल हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में जो था वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स भी आप याद रखिए। आगे 141 में देखिए क्या पूछा गया है, हु कंपोज्ड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया को जो था वो किसने बनाया था, हु कंपोज। तो कंपोज जब आपसे पूछा गया है तो बंकिम चंद्रा चटर्जी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बंकिम चंद्रा चटर्जी। आगे पूछा गया है कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ। तो कथकली जो है वो कहाँ का डांस है, कथकली जो है वो केरला का डांस है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब कथकली जो है वो केरला का डांस है। इसी तरह जो है अलग अलग डांस है, जैसे कि यक्षगान पूछ लिया जाए तो यक्षगान जो है वो कर्नाटका का है। रउफ पूछ लिया जाए तो ये जम्मू कश्मीर का है। भांगड़ा पूछ लिया जाए तो ये पंजाब का है।
और नौटंकी पूछ लिया जाए तो नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है। इसी तरह बिहू कहाँ का डांस है, ये कमेंट करके बता दीजिए बिहू के बारे में। आगे पूछा गया है रेड फोर्ट इज लोकेटेड एट, तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि रेड फोर्ट कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस तरह से दी गई हैं। तो रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो 143 का सही आंसर है। दिल्ली में स्थित है रेड फोर्ट। 144 में पूछा गया है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ा ग्रह जब आपसे पूछा गया है तो 144 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं, तो ब्लू प्लेनेट जो है वो अर्थ को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। डेंसेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो डेंसेस्ट प्लेनेट जो है वो अर्थ है। मॉर्निंग स्टार कौन सा है, वीनस है। और ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको स्मॉलेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, देखिए मरकरी को जो है वो स्मॉलेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है, आपको पता चल गया, लार्जेस्ट प्लेनेट जुपिटर है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी है। और भी जितने भी क्वेश्चन बताए उन सभी को याद रखिएगा। आगे पूछा गया है 145 में लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध का पूछा गया है। 21 जून जो है वो सबसे लंबा डे होता है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। 146 में पूछते हैं विच इज़ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो 146 का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। अब मुख्य ग्रीन हाउस गैस के बारे में जब आपसे पूछा गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही इसका सही आंसर होगा। 147 में पूछा गया है बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है, तो ये है ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन जो है वो किसके बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर डुरंड लाइन की बात करें तो इसके ऊपर डिस्प्यूट भी चला है आजकल, क्योंकि ये लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये जो मैग्नेट लाइन दिया गया है, मैग्नेट लाइन जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में पड़ती है। तो ये सारी चार की चार इंपॉर्टेंट लाइनें याद रखिए। विच इज़ लार्जेस्ट ओशियन, तो इनमें से लार्जेस्ट ओशियन जो है वो कौन सा है। अगर आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है तो 148 का ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। 149 में पूछते हैं नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थित है। नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे पूछा है इरूला इज अ ट्राइब ऑफ, तो इरूला कहाँ की ट्राइब है। 150 का ऑप्शन सी तमिलनाडु जो है वो सही आंसर है। तमिलनाडु की ये ट्राइब है। 151 में पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं द मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, तो अगर भारत का उपराष्ट्रपति बनना हो तो उसके लिए मिनिमम एज 35 ईयर रखी गई है। अगर प्रेसिडेंट बनना हो तो उसके लिए भी 35 ईयर्स ही है। अगर लोकसभा का सदस्य बनना हो तो कितनी है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो 25 साल मिनिमम एज रखी गई है। आगे पूछा गया है द नॉर्मल टर्म ऑफ लोकसभा इज, तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 साल होता है। ऑप्शन सी जो है वो 5 साल होता है। उसके बाद जो है वो नई सरकार चुनी जाती है, नए लोग आते हैं। 153 में पूछा गया है हु इज़ कॉल्ड द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, तो गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स किसको कहा जाता है, सार्वजनिक धन का अभिभावक। सार्वजनिक धन का अभिभावक किसको कहा जाता है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है, जिसको कैग भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है 153 का सही आंसर है। अब कैग को कहा जाता है, कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग को अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें कि कैग के साथ कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं, तो आर्टिकल 148 जो है वो कैग के बारे में बात करता है। आर्टिकल 149 जो है वो ड्यूटीज़ एंड पावर ऑफ कैग के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 148 आर्टिकल 149 भी आपको याद रखना है। उसी तरह यहाँ पर अटॉर्नी जनरल भी ऑप्शन में दिया गया है। तो अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है। कौन से आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के साथ डील करते हैं, तो आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। उसी तरह सॉलिसिटर जनरल यहाँ पर दिया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल के बारे में याद रखिए कि ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाए जाते हैं और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बनाए जाते हैं। तो इनके बारे में जानने को कुछ खास नहीं मिलेगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो इनका तो आपको पता ही है, इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 154 देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ आ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक स्टैच्यूरी बॉडी है। इसको कब एस्टेब्लाइज किया गया था, इसको 1993 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था।
उसी तरह पिछले कल हमने पढ़ा था कि नीति आयोग किस तरह की बॉडी है, तो नीति आयोग के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अच्छा, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में एक तो यूपीएससी आ जाता है, जिसको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाता है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन आ जाता है, फाइनेंस कमीशन आ जाता है। ये जो कैग है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अटॉर्नी एडवोकेट जनरल हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये भी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ही आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में आपको भी पता होना चाहिए कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। आगे पूछा गया है सेंट्रल वर्ड विच इज सेंट्रल बैंक, तो इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक है। अगर हम सेंट्रल बैंक की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक। ऑप्शन ए जो है वो सही, ऑप्शन ए सही आंसर है इसका 155 का। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? पहले तो इसकी स्थापना 1935 में की गई। इसको नेशनलाइज कब किया गया? इसको नेशनलाइज 1949 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पिछले कल हमने एक तरह इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट जो होती है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली एजेंसी जो है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 156 देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इन दी वर्ल्ड। तो विश्व के किस देश ने सबसे पहले जो था वो फैमिली प्लानिंग अपनाई थी। अगर कोई देश ऐसा था जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग अपनाई थी तो आप गैस कीजिए कि कौन सा देश हो सकता है। ये अपना इंडिया ही था। 156 का जो है वो ऑप्शन है इंडिया सही आंसर है। फिर भी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी अधिक है। 157 में पूछते हैं लुकिंग ग्लास शीशा, तो शीशा क्या है? शीशा किस तरह का मिरर होता है? ये एक प्लेन मिरर होता है। 157 का ऑप्शन ए सही आंसर है। देखिए कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। वैसे मैंने फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आज आपको आंसर बताए हैं, ठीक है, तो आज कन्फ्यूजन मत रखिएगा। फिर 158 में देखिए ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है? देखिए ब्रास किसका एलॉय है? ये कॉपर और जिंक का एलॉय है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है, कॉपर और जिंक। आगे पूछा गया है ट्यूबरक्लोसिस इज काउज्ड बाय, तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किससे काउज होता है? 159 का ऑप्शन डी, बैक्टीरिया से ये काउज होता है। आगे पूछा गया है इसको, ये जो लीडर लिखा है इन्होंने यहाँ पर, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो लाइट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे? 160 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 160 का ऑप्शन सी सही आंसर आएगा। 20, 17, 15, 16, 28 ये इसका सही आंसर आएगा। 161 को उसी तरह अगर आप जो है सॉल्व करेंगे तो इसमें कंप्लीट करनी है ये सीरीज़ आपको, तो 161 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आएगा, MTS। आगे 3 क्वेश्चन जो थे ये करंट अफेयर के थे, इनको हमने स्किप कर दिया। 165 देखिए करेक्टली स्पेल्ड आपको करना है, तो 165 में आपको गवर्नमेंट को करेक्टली स्पेल करना है। तो गवर्नमेंट की स्पेलिंग होती है GOVERNMENT। ये बिल्कुल इजी था, इस तरह के इजी कम ही पूछे जाते हैं, तो सब इसको तो आप सभी कर लेंगे। आगे देखिए, आगे है इट इज़, तो यहाँ पर होगा इट इज़ अ यूजफुल बुक। यहाँ पर होगा ऑप्शन ए जो है 166 का सही आंसर है। 167 में पूछा गया है एंटोनियम ऑफ रिपेल, रिपेल का अपोजिट मीनिंग बताना है। 167 का ए होता है, रिपेल होता है दूर करना और अट्रैक्ट होता है किसी को अपनी ओर खींचना। 168 में पूछा गया है घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वैसे तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है कि निश्चिंत होकर सो जाना, निश्चित होकर बैठ जाना, परंतु ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर को स्क्रैप कर दिया गया है जो फाइनल आंसर की आई थी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। 169 में पूछा गया है चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो चंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? 169 का ऑप्शन डी, सुधाकर जो है वो चंद्र का पर्यायवाची होता है। वैसे ही 170 में पूछा गया है कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में अगर हम समास की बात करेंगे तो ये द्वंद्व समास जो है देवासुर में आता है, और द्वंद्व समास देवासुर में आता है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए। कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन स्किप काट दीजिए, 50 क्वेश्चन था, 47 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। 47 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप बताइएगा। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक नया चैनल जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।